आप लोग को। यस सर, यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, डिजिटल सिग्नेचर करना जरूरी है नोटिस के ऊपर और ऑर्डर के ऊपर? यस और नो? यस सर, यस सर। आपको याद है प्रमीला जी वाले केस में हमने कहा था कि सिग्नेचर नहीं है? जी सर। याद है ना आपको? हाँ और सर, हाँ सर। कमिश्नर अपील माना नहीं उसको। मैंने ये कहा था, हमने एक वीडियो देखा है पोर्टल पे। वो वीडियो मुझे मिल गया, मैं वीडियो दिखलाता हूँ। पब्लिक नहीं हुआ, पब्लिक कर दूंगा मैं आज। ये रहा, इस वीडियो को मैं चला रहा हूँ, सुनिए क्या कहता है ये। Tax officials might need to send various types of notices and tax-related orders to taxpayers which require timely attention and response. Notices and orders are valid legal documents that are digitally signed. ये देखिए, ये जो नोटिसेस और ऑर्डर्स जो अपलोड होगा पोर्टल पे, वो पहले डिजिटली साइंड होगा, उसके बाद ही अपलोड होगा। या हैंड हैंड रिटन साइन कर दीजिए, लेकिन साइन तो कीजिए। प्रमिला जी के केस में कह दिया कि वाटर, क्योंकि अपलोड हो गया और वाटर मार्क है, वाटर मार्क को ही हम लोग साइन मान लेते हैं। वो नहीं चलेगा, डिजिटली साइन। उसके बाद तो बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं टेबल में। They are deemed to be served to the taxpayer if they are made available at the taxpayer's dashboard on the GST portal. This course will walk you through the process of viewing and downloading such notices and orders. A notice is an official communication from the tax authorities to a taxpayer and can be. अब इस वीडियो को मैं आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, 2.5 मिनट का ही है। और उसको सेव करके रखिए उस वीडियो को, और ऑफिसर को दिखलाइए कि भैया सिग्नेचर है, और पोर्टल खुद बोल रहा है सिग्नेचर होना चाहिए। तो मे बी इट इट माइट हेल्प। क्या कहते हैं? यस सर। ऑफिसर तो कभी मानता नहीं कि ये होना चाहिए, वो तो कहते हैं हमने अपलोड कर दिया तो हम्म। डिजिटली साइंड माना जाएगा। बट ये अगर गवर्नमेंट की तरफ से ही ये है तो हम इसको कम से कम सो तो कर ही सकते हैं कि गवर्नमेंट ही कह रही है। हाँ, डिजिटली साइन होना चाहिए है। पेज नंबर 35 पे थे सर, कल इससे डिस्कशन हुआ नहीं था ना? कल तो हम उनके अरविंद जी हम्म। के संबंध में ही हम्म। डिस्कशन हुआ सारा। ठीक है। इंस्पेक्शन वर्सेस सर्च, इंस्पेक्शन किस सेक्शन में है? इंस्पेक्शन किस सेक्शन में? 67 67(1). और सर्च किस में है? 67 सबसेक्शन 2। 3 वन 2। में कुछ लेके नहीं जा सकता, सर्च में वो। लेके जा सकते हैं। और लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया, और राजेश जी और रवि नारायण जी काफी कॉन्फिडेंट थे कि जिस मंथ में सर्च करने आया है उसी मंथ का वो टैक्स लायबिलिटी निकालेगा, पुराने सालों का वो खोल ही नहीं पाएगा। और जितने भी हमने रेट के जो डॉक्यूमेंट देखे उसमें गुड्स से रिलेटेड तो थे, लेकिन बाकी के हमें मिले नहीं। लेकिन हम लोग वी डू, हमें लगता है कि जो राजेश जी और रवि नारायण जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब आइए, ऑथराइजेशन is not a carte blanche permission, that is not a full authority to inspect or search any place or premises, because inspection and search are two different processes in this law. एक मैं गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ रहा था कल। उसमें उसने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो रेजिडेंशियल प्लेस का करवाया था, और उस रेजिडेंशियल प्लेस के में, एक मिनट, सर्च करने की पार्टी आ गई और ये 8 दिन तक यहां थे। और किसी भी फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग फीमेल फैमिली मेंबर्स, इनको जाने नहीं दिया घर के बाहर। बताइए, अलाउड या नॉट अलाउड? इज दिस? सर ये तो रेट जैसा हो गया 3 दिन सर। तक अलाउड है ना सर? हाँ जी। 3 दिन तक अलाउड है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है 3 दिन। लीगल है। बाद में वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ था उसमें प्रोविजन सर।
देखिए, सर्च या इंस्पेक्शन, दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। 8 दिन तक आप रहे, इट वाज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। और इनको कन्फाइन करके रखा और कहीं जाने नहीं दिया, जिसको बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको भी जाने नहीं दिया। तो हाईकोर्ट में जब ये गया तो हाईकोर्ट ने तो बहुत फटकार भी लगाई। और फटकार लगाने के बाद एक पैराग्राफ जो उन्होंने लिखा है, एक सेक्शन 57 है, मैं भी आपको दिखलाता हूं। 157 बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये। एक तरह से 8 दिन का हाउस अरेस्ट कर लिया सर उन्होंने। हाँ, हाउस अरेस्ट कर लिया। वो जजमेंट मैं अपलोड करूंगा वेबसाइट पे अपने। लेकिन सेक्शन 157 पढ़िए एक बार, ये अफसर डरते क्यों नहीं। सेक्शन 157 के कारण नहीं डर। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, नो सूट, prosecution or other legal proceedings shall lie against the president, state president, members, officers or other employees of the appellate tribunal or any other person authorized by the said appellate tribunal for anything which is in good faith done or intended to be done under this act or the rules made thereunder. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer appointed or authorized under this act for anything which is done or intended to be done in good faith under this act or the rules made thereunder. यानी कि ये जो 73 74 का ऑर्डर पास करते हैं या फिर जो इंस्पेक्शन सर्च करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकते अगर उनका एक्शन इन गुड फेथ है। ये वाले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसका प्रोटेक्शन ले नहीं पाएंगे इफ यू आर इन्फ्रिंजिंग द लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, कन्फाइनिंग एनी पर्सन इन एक्सेस व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो आपको इसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दैट एक्शन इज नॉट इन गुड फेथ। सर जो 157 है, हाँ, वो आपको बियॉन्ड द लॉ जाने का अधिकार नहीं देता है। करेक्ट। सर 129 और यहाँ पे 130 में भी, हाँ 129 और 130 में भी ये बियॉन्ड द लॉ जाके एक्शन ले रहे हैं। हाँ हाँ उसमें जो भी एसएससी एग्रीव्ड पर्सन जो हाई कोर्ट चला जा रहा है, हम्म, वो समझ लीजिए उस अधिकारी का बाजा ही बजा दे रहा है। ठीक बात। लेकिन बियॉन्ड द लॉ तो जा ही सकता है। सर बियॉन्ड द लॉ कैसे जा सकता है? मुझे तो मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन है कि ये इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। मेरा और नहीं नहीं, बियॉन्ड द लॉ कैसे? इंटरप्रिटेशन का मतलब 17 17 सबसेक्शन 5 में हम्म, जो चीज लिखी हुई है बस उसी का ब्लॉक है। अब आप जबरदस्ती कहें कि नहीं नहीं, आप कैसे मान लें कि ये एसी जो है आपने दुकान में नहीं लगा के घर में लगा रखा, मैं ये मानता हूं, हम्म, थोड़ी चलेगा। नहीं मैं अफसर। आपको आईटीसी नहीं दूंगा। हाँ, अफसर ये इन गुड फेथ कर रहा है तो कर सकता है। गुड फेथ की मैं बात कर रहा हूं, मान कैसे लिए आपने? आईटीसी ब्लॉक है, ऑडिट की टीम को यह देखने का अधिकार है, अपने ऑफिस में बैठ के नहीं। हाँ, लेकिन मैं कर रहा हूं ना। बट वो गलत है ना। आर्मी लेकिन कहते तब उसी पे तो एक्शन हो रहा है ना। हाँ, आपको ऑडिट करने के लिए कहा गया ना कि आप वहां उनके यहाँ भी जाएंगे, परमाइसेज में भी जाएंगे। देखिए आप जब जाएंगे तो क्यों जाएंगे? इसीलिए तो जाएंगे कि वहां देखेंगे कि ऑफिस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखिए राजेश जी, जी एनीथिंग विच इज डन बाय द ऑफिसर्स इन गुड फेथ, वेदर इट इज बियॉन्ड द लॉ और नॉट, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। सर, गुड फेथ का मतलब क्या है? गुड फेथ मतलब बिना घूस लिए हुए सर और बदले यहाँ के जो ये भावना से शख्स नहीं। ये, हाँ नहीं नहीं, जो सर इनके सर घर में 8 दिन जो बैठे रहे वो, हाँ तो क्या वो गुड फेथ में नहीं था कि मुझको तो रेवेन्यू चाहिए? गवर्नमेंट के लिए वो बैठे थे 8 दिन। हाँ, गुड फेथ में था। तो फिर उसने क्या कहा कि मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं दूंगा यहाँ। हाँ, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ये गुड फेथ नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो ये गुड फेथ नहीं है। वो हर चीज को गुड फेथ बनाते हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। वो और जबरदस्ती सर कहते हैं गुड फेथ है। सर इंस्ट्रक्शन 1, हाँ हेलो हाँ सर हाँ इंस्ट्रक्शन 1 में वो जो हाँ दिए हुए हैं
इंस्पेक्शन और सर्च के टाइम में हाँ, अगर बच्चे स्कूल जाना चाहें उनको वो कन्फाइन नहीं कर सकते। कहाँ लिखा उनका हुआ है? बैग सर्च करके इंस्ट्रक्शन 1। अच्छा अच्छा, वो इंस्ट्रक्शन 1 में लिखा हुआ है। ओके सर ओके। हाँ हाँ, इंस्ट्रक्शन 1 में लिखा हुआ है। वो सर इनकम टैक्स की वो जो कैसे बंद कर गाइडलाइंस, सकते? इनकम टैक्स की गाइडलाइंस में सारे पहले से वैसा वैसा इंश्योरेंस मेंशन कर दिए गए हैं कि कब हम्म। कब उनको रोका जा सकता है, कब कब उनको छूट दी जा सकती है। अच्छा। आप किसी को अगर इंस्ट्रक्शन हाई 1 देखिए। बीपी, किसी को हाई बीपी है, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, कोई हाँ मेडिकली हाँ, वो अनफिट है, उसके उसको उनके भी लिए आप भी हाँ, थोड़ा लिबर्टी है, उन, रिलीफ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, इंस्ट्रक्शन 1 में सब लिखा हुआ है। ये तो 1 खोला, इसमें तो इतना ही एक ही पेज है। एक ही पेज, जतिन सर उनके बुक में दिए हुए हैं सर। अच्छा। 175, पेज आप नंबर आप 175। ठीक है, पढ़ते हैं उसको फिर। और किसी का कोई ओपिनियन? एक इसमें नॉट ए कार्टेल बेंच परमिशन, नॉट ए फुल इंस्पेक्टर सर्च। मतलब ऑथराइजेशन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर ले। इंस्पेक्शन या सर्च कोई एक चुनना पड़ेगा, जो हम लोग कह रहे थे कि या तो ए टिक हो या सी टिक हो। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम रेजिडेंशियल प्लेस को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, हाँ तो जो अभी आपने बताया सर्च अगर घर पे हुई तो इस तरीके का केस हुआ, इससे हाँ बचने के लिए क्या हम ये कर सकते हैं कि उसमें कोई एक स्पेसिफिक एरिया खोल दे, मान लो 10 बाई 10 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यार्ड ये प्लेस ले रहे हैं, ताकि सारा कवर ना हो। हाँ, कर ही सकते हैं। उसमें लिख दीजिए रेजिडेंशियल एरिया। या कोई मतलब कोई रूम है या इतना एरिया ये रेंटेड है बिजनेस पर्पज के लिए, बाकी सारा फिर हमारा रेजिडेंशियल है, तो बाकी में ऑथराइजेशन तो उनका लगेगा नहीं। नहीं लगेगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी रेजिडेंस में जहाँ नहीं नहीं सर, पर ऐसा गेट संभव एंट्री है। है। हाँ ऐसा संभव है, जब हम ये किरायानामा जब अपलोड करते हैं ना, हाँ। या जो कंसेंट हम लोग देते हैं, हम्म। तो उसमें हम लोग एक डिजाइन भी बनाते हैं और चौहद लिखते हैं। अच्छा, रूम का डिजाइन मतलब घर का डिजाइन। घर का डिजाइन बनाते हैं कि मेरा एक्चुअल ऑफिस कहाँ पे है, और फिर हाँ इसकी हाँ। चौहद्दी लिखते हैं। ओके ओके। पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, किस साइड की जगह मैंने एक्वायर की है, ओके जी अब मैं जी। उसको दे रहा हूँ। ओके। तो जब तक आप ऐसा करके नहीं अपलोड करेंगे ना, तो वो हाँ, पूरा एसेस है। फिर हाँ, पूरा अच्छे से तब ठीक तक है। पॉसिबल नहीं है सर ये। हाँ, तो ये तो हम लोग अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सर, ही सकते हैं। इस बुक का 174 पेज निकालिए। तो ये अच्छा, रवि नारायण जी ने पूरी किताब पढ़ ली। हाँ नहीं सर, पढ़ रहा हूँ सर अभी। हाँ, गुड गुड गुड। हाँ बताइए, कहाँ देखूँ? 174 पेज नंबर। अच्छा अच्छा, वैसे 174। 20 पेज और बढ़ा दे तो 194। ये इंस्ट्रक्शन पहले चला गया सर, इंस्ट्रक्शन 1 चला गया। अच्छा अच्छा। 74 10th पारा। हाँ, यही मैं पढ़िए सर, ये 10th पारा। ऑयल कंडक्ट, ये पहले पढ़ देख लेते हैं, ये क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन है? 1/2020। ये कहीं कोई और इंस्ट्रक्शन है लग रहा है, पता नहीं, चलिए। 10th पैराग्राफ। 10th पारा सर। While conducting search, the officers must be sensitive towards the SSC/party, social and religious sentiments of the persons under search, and all the persons present shall be respected at all times. Special care or attention shall be given to elderly, women, and children present in the premises under search. Children should be allowed to go to school after examining of their bags. A woman occupying any premises to be searched has the right to withdraw before the search party enters. If according to the custom she does not appear in public, if two person in the premises is not well to the medical practitioner may be called. ये मुझे लगता है इनकम टैक्स सर्च का इंस्ट्रक्शन सेम, उठा दिया गया। सेम उठा ये लिया है। ये एक्साइज का है सर, एक्साइज का सेम सेम सर, लिखे हुए एप्लीकेबल दिस 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 ग्राउंड्स, सेम। दिस ग्राउंड्स वेयर यहीं पे देयर। लिखा है सर, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994, वो सेम है। सेक्शन 18 का सेंट्रल एक्साइज का जो प्रोसीजर है वो इसमें ही है, करना पड़ेगा हमको, जीएसटी। सबसे पुराना अपना इनकम टैक्स आजकल सर वाला। क्या है ना, कि कुछ कस्टम्स के भी जो है हाँ। वो फॉलो अप में आ रहे हैं। इनकम टैक्स में तो घर के अंदर सर्च होता है, लेकिन
जनरली जीएसटी में सेपरेट ऑफिस होता है, घर अलग होता है। हम्म। चलिए, इसे कन्फाइंड करके नहीं रख सकते। ठीक बात है। सर लेकिन जिसने जीएसटी मेरे नंबर। मेरे सर मेरे एक एग्जाम्पल हुआ था, मैं बोल बोल रहा हूँ। एक पुलिस ऑफिसर, हम्म। उसका थाने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो हम्म। दूसरे एरिया में जाके हम्म। एक घर के आदमी को धमका रहा था। अच्छा। उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो हम्म। दूसरे जुरिस्डिक्शन जाने के लिए मैजिस्ट्रेट का क्या ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा उसको। ठीक बात। तो मैं उसको लिख के दे दिया सबको, और हम्म। उसको भी फोटोग्राफ ये सारे देख के उनको पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में दे दिया। हम्म। उसका फाइल क्रिएट किया कि हम्म। अगर वो दोबारा ऐसा करेगा, हम्म। 153 सबसेक्शन 3 में कोर्ट में उसका हम्म। केस कर देंगे, जो कि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैजिस्ट्रेट का ऑथराइजेशन नहीं है। वो आ हम्म। रहा है, उसका हम्म। प्रमोशन रुकेगा, उसको कॉस्ट अवार्ड होगा। हम्म। ठीक है, अमित जी क्या ग्रीवांसेस में डाल दिया। एक मिनट, अमित जी क्या कह रहे हैं? सर जो जीएसटी नंबर घर के रजिस्ट्रेशन पे लिया जाता है तो वहां पे ये होता है ना सर्च, घर में भी होता है। मेरे क्लाइंट के केस में घर पे ही हुआ था पूरा सर्च। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा था कि जनरली सेपरेट ऑफिस होता है जीएसटी में, लेकिन कुछ केसेस में घर भी होता है, ये तो ठीक है। नहीं, इसमें क्या है सर कि व्हाट हैपेंस, द इफ इंस्पेक्शन इज देयर देन इट इज कैरिड आउट टू बी ओनली एट बिजनेस प्रीमाइसेस। और हम्म। जब सर्च होता है ना, तो वो दोनों कवर कर लेते हैं, उसका रेसिडेंशियल प्लेस और बिजनेस प्लेस दोनों। ये सर नहीं सर, इधर एक तो शॉर्ट्स हुआ, अभी उसका ऊपर रेसिडेंस है, नीचे ऑफिस है। हम्म। दो सर्च लेडी बोले तो ऑफिसर आए थे। सर्च बोले दो तो पूरा। लेडी एक मिनट, रवि नारायण जी, बोलिए बोलिए। दो लेडी ऑफिसर आए थे, उनका हाँ घर सर्च करने के लिए गए, उनका मम्मी का रूम सर्च किया। हाँ दो लेडी ऑफिसर प्रेजेंट थे और उनका मम्मी प्रेजेंट थे। वो हाँ सर्च वारंट लेके आए थे, हाउस सर्च वारंट लेके हाँ आए थे वो हाँ। लोग। ऐसे होता है, ऐसे कन्फाइंड करके नहीं रख सकते। सर्च बोले तो दोनों, बिजनेस एंड रेसिडेंस दोनों, और वो भी लगा के आते दोनों। हैं एड्रेस पक्का करके। अच्छा, एक बात मैं बोलना भूल गया। जब वो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में सर्च कर रहे थे, तो ये जो सर्च वारंट है, वो सर्च वारंट किसका होता है? सर किसका नेम सर्च? होता है जिसका बिजनेस डीलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो मतलब जो रजिस्टर्ड डीलर होता है उसका होता है। और उसके रेसिडेंशियल एड्रेस जो अपने रजिस्ट्रेशन में दिए गए होते हैं, उसी के हिसाब से उनको भी मालूम होता है कि ये यहाँ पे रहता है। और वो भी जानबीन करके आते हैं और उनको वहां पर एड्रेस डाल के ही लेके आते हैं वारंट में। हमारे यहाँ पे ये जो क्लाइंट का स्क्रीन में हुआ। लिखा हुआ है, वारंट प्लेस का होता है या पर्सन का होता है? नहीं सर, उसमें क्या होता है कि जो जो वारंट होता है, इसका इसका जवाब दीजिए, प्लेस का या पर्सन का? पर्सन का, प्लेस का। पर्सन पे जहाँ रिसाइड होता है वो पर्सन का नाम भी लिखते हैं और उसके नाम पे एड्रेस चिपकाते हैं। नहीं, प्रेमिसेस प्रेमिसेस तो प्लेस का। ये सिर्फ प्लेस का सर्च होता है। प्लेस का सर, प्लेस प्रेमिसेस। का होता है। जब आप रेजिडेंशियल में जब जाते हैं, आप किसी पर्सन को कन्फाइन करते हैं, तो हम्म। कोर्ट ये कह रहा था कि यू हैव कन्वर्टेड द सर्च ऑफ प्लेस टू सर्च ऑफ पर्सन, विच इज नॉट अलाउड। तो जब भी सर्च होगा, किसी प्लेस का होगा, पर्सन का नहीं होगा। यस। मतलब पर्सन का नहीं होगा तो पर्सन का क्या छानबीन करेंगे? पर्सन का कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं, प्लेस का करेंगे। पर्सन को अगर आप कन्फाइन कर लेते हैं, जाने नहीं देते हैं, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको जाने दें, उनका सर्च, उनको देख लीजिए, उनके पास कोई इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट या वगैरह नहीं है, उनको जाने दीजिए, क्यों रोक के रखा है? ये वैसा किसका जजमेंट है सर ये? गुजरात हाई कोर्ट का। अभी डिस्कस सर करिए। सर सर्च मतलब ये क्या ढूंढने आ रहे हैं? कुछ ये डॉक्यूमेंट्स, कुछ एविडेंस सीक्रेटेड है। ये हम्म। जीएसटी यही में सर्च आया है कर सर? रहे हो। जीएसटी में आया सर? हाँ, जीएसटी का। ये रहा, इन्वेस्टिगेशन बैड इन लॉ स्टेट फॉर मोर देन 8 days इन ए रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में परेश नथालाल चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अच्छा। रुकिए।
The court was deeply concerned about the matter and more particularly that such incidents should not be repeated. For Mr. Tushar Himani, senior editor, to assist the court. इज माय फ्रेंड कौन? तुषार रहमानी। आपके दोस्त हैं? हम्म। उनको बुलाइए ना एक बार। बुलाते हैं सर, बोल देंगे। हाँ, तुषार रहमानी जी को बुला लेंगे। बुलाइए बुलाइए। आपने सुना होगा सौरव सोपारकर। सौरभ नहीं। बेसिकली दे आर इंक्लाइन फॉर मोर इनकम टैक्स प्रैक्टिस। हाँ, अच्छा अच्छा, वो ज्यादातर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस। इनकम टैक्स में ही है वो ज्यादा। हाँ, तो सर्च पे बोल लेंगे। Lastly, the court may sound a word of caution to the authorities exercising powers under the GST Acts. Subsection 2 of 157 of the GST Act says that no suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against any officer appointed this. An action like the present one, which is not contemplated under any statutory provision and which infringes the fundamental rights of citizens under Article 21 of the Constitution of India, may not be protected under this section. An action taken may be said to be in good faith if the officer is otherwise so empowered and he exceeds the scope of his authority. However, in a case like the present one, where the authorization was for search and seizure of goods, liable to confiscation, documents, books, or things, and the concerned officer converted into a search for a person and an investigation which is not otherwise backed by any statutory provision, it may be difficult to accept that such action was in good faith. Protection of such action under Section 157 of the GST Acts may unleash a regime of terror insofar as the taxable persons are concerned. बताइए राजेश जी, हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बता ही चुका गुड फेथ वाली बात। ओके, और किसी का कोई ओपिनियन? सर परेश नत्थल बोला आपने? हाँ, भेज, मैं डालूंगा वेबसाइट में। परेश नथुलाल। परेश नथालाल चौहान। बहुत जबरदस्त केस था सर। यस, ये घुस के 8 दिन तक पूरे परिवार को बंधक बना कर बैठे रहे। अच्छा, इस केस के बारे में पहले पढ़ा हुआ आपने? जी हाँ जी। सर, अपन सर क्लास में पढ़े सर इसको। अच्छा, जी 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 जी। बाद में इन्होंने उससे फोर्सफुली पैसा भी भर के लिए लिया। हाँ, राजेश सर, जी सर, एक ये है और एक मिठाई वाला है, जयपुर का कौन सुंदर स्वीट्स वाला। ये अपन पढ़ा है। ओके ओके। चलिए, इंस्पेक्शन डज नॉट अलाउ ओपनिंग अप ऑफ कपबोर्ड्स एंड सो ऑन, दैट इज परमिटेड ओनली इन सर्च प्रोसीडिंग्स। तो इंस्पेक्शन में और क्या कर सकता है वो? मतलब कपबोर्ड खोल के नहीं देख सकेगा। चलिए ठीक है। नहीं, सेक्शन 35 जब बुक है वही चेक कर सकते हैं। और स्टॉक? नो स्टॉक चेक नहीं कर सकते हैं? नो नो नो, इंस्पेक्शन में स्टॉक तब तक नहीं चेक कर सकते जब तक उसके पास INS 01 नहीं हो। नहीं नहीं, INS 01 तो लेके INS 01 उसमें है। दो चीजें है ना, कि इंस्पेक्शन करने आए हैं कि काउंटिंग करने आए। हाँ, वो काउंटिंग इंस्पेक्शन में कैसे नहीं कर कर लेंगे? सकते। अगर आप काउंटिंग कर लिए तब तो रीजन टू बिलीव बना दिए तुरंत। सर और एक बात है, वो क्या INS 1 में सी क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2 सीक्रेटेड। अगर स्टॉक मेरा पड़ा हुआ है वो कहाँ सीक्रेट है? आप क्यों काउंट कर रहे हो? नहीं नहीं, 1 में आया है, 1 में रवि नारायण जी। सर तो भी स्टॉक कैसे गिनेगा? हाँ, तो स्टॉक गिन नहीं सकता। 1 में आए तो 35 सेक्शन 35 पे जो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाना है वही है। मेरा सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, क्रेडिट नोट, तो डेबिट उसमें नोट। स्टॉक रजिस्टर भी तो मेंशन है 35 में, तो वो तो चेक नहीं करेगा कितना स्टॉक है, फिजिकल कितना है? नो नो नो, फिजिकल नहीं कर सकता वो, उसको सबसेक्शन 2 में आना पड़ेगा। वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट जो है सेक्शन 35 में वही चेक करेगा, 1 में, सबसेक्शन 1 में। तो यहाँ तो ये धड़ल्ले से इंस्पेक्शन में स्टॉक देख के जा रहे हैं।
ये तो सर सीधे ले गए INS-01 सॉर्च इंस्पेक्शन, सॉर्च में डायरेक्ट आ रहे, वो तो नहीं नहीं, इंस्पेक्शन में नहीं आ रहे। इंस्पेक्शन में ही वो स्टॉक लेके गए हैं। सर वो तो स्टॉक गलत तो है ना, गलत है, वो नहीं ले पाएंगे। फिर वो टोटल अगर कोई गलत है। हमको सर एक बात बताइए, हम्म। वन इंस्पेक्शन का कह रहा है, ठीक, हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास रीजन टू बिलीव नहीं बना। नहीं, रीजन टू बिलीव तो है ही, लेकिन नहीं, रीजन टू बिलीव नहीं है, अच्छा, अभी रीजन टू बिलीव नहीं है, अभी वो सस्पिशियस में है। ना सस्पिशन में तो इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकता सर वो सस्पिशियस में है अभी, उसको राजेश जी। बोलते हैं रेकी करना। नहीं नहीं राजेश जी, सस्पिशन में तो इंस्पेक्शन भी नहीं कर पाएगा वो। सर मुझे एक बात बताएं, वन और टू, वन और टू जो बने हैं हाँ, वो क्यों बने? अच्छा देखिए ना, मैं पढ़ता हूँ। वेर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट हैज रीजंस टू बिलीव, ये वन है। तो हाँ ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए भी आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अब नीचे आइए। और टू में भी लिखा हुआ है कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए। दोनों जगह अब मैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव है, जहां पर कॉन्फिस्केशन लायबल टू गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, तो वो सर्च एंड सीजर दे देगा। तो जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, इफ यू हैव एनी रीजन टू बिलीव, तो जॉइंट मैंने अभी कमिश्नर। कहा ना सर कि सस्पिशियस में है वो, तो स्टॉक का अगर गिन लेगा एक मिनट तो एक मिनट कंफर्म हो जाएगा। एक मिनट राजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि जॉइंट कमिश्नर के पास जब रीजन टू बिलीव आया, तो जॉइंट कमिश्नर मैं रीजन टू बिलीव कह रहा हूं, जॉइंट कमिश्नर के पास कोई एविडेंस आया, उस एविडेंस के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि इंस्पेक्शन करना है या सर्च एंड सीजर करना है। और वो सर, एविडेंस इतना पुख्ता होना चाहिए कि उसको कोई शक ना हो कि इंस्पेक्शन की जरूरत है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए, जब पूरा पुख्ता होना चाहिए, जब पुख्ता होगा तो वो सर्च और सीजर दोनों के लेके चलेगा, वो केवल इंस्पेक्शन करेगा? मैं हमने इसी किताब में पढ़ा है कि रीजन टू बिलीव, मतलब सर्च एंड सीजर के लिए समथिंग मोर देन रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अच्छा, एक बार पढ़ते हैं इसको। ए टैक्सेबल पर्सन हैज सप्रेस एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ और द स्टॉक ऑफ द गुड्स इन हैंड। ये जब लिखता है तो आप इंस्पेक्शन में स्टॉक क्यों नहीं चेक करेगा? सर स्टॉक स्टेटमेंट चेक करेगा, क्या चेक करेगा? स्टॉक स्टेटमेंट। अरे गुड्स इन हैंड लिखा है सर, गुड्स इन हैंड गुड्स लिखा इन है। हैंड बाद, नहीं नहीं गुड्स इन पहले हैंड का स्टॉक मतलब स्टेट। फिजिकली इन हैंड, फिजिकली। आप समझते नहीं, आप लिखा है आप समझते नहीं। पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, स्टॉक बराबर रजिस्टर देखेगा, बराबर। उसके बाद हाँ उसको अगर रीजन टू बिलीव मोर स्ट्रांग हुआ, वो हाँ, बुक्स ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड को फिजिकल से मैच करेगा। बस हो गया ना, बराबर ना, तो तो रवि फिजिकल नारायण जी स्टॉक करेगा ना। वो कब करेगा ना। ओहो, आप तो प्रोसेस उसको, बताने लगे कैसे करेगा, लेकिन करेगा ना। हाँ वो तो दोनों ही लेके आते हैं सर, चलिए ठीक दोनों है। इंस्पेक्शन सर्च लेके आते हैं। रवि नारायण जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए राजेश हाँ जी। आप पहले ऐसे बोल सर रहे थे ये खाली। आप ये बात कह रहे हैं ना, हाँ। अब मैं थोड़ा इसको दो उदाहरण से देता हूँ। हम्म। एक जो सेक्शन 67 सब सेक्शन शायद 12 है, हम्म। जहां पे वो दुकान पे जाता है और कोई गुड्स परचेज करता है ठीक है, हाँ। हम्म। टेस्ट परचेज। और टेस्ट टेस्ट परचेज। अपना कुछ भी नहीं बताता, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और वो आपसे आप उससे सामान देते हैं और आप में साथ में उसको बिल भी देते हैं, करेक्ट? हम्म। या बिल नहीं देते हैं, हम्म। तो एक रीजन टू बिलीव यहां से बनता है कि हम्म। आपने मुझे बिल नहीं दिया। ठीक है। बिल अगर आपने दे दिया तो कोई रीजन टू बिलीव नहीं बना ठीक बात है। कि आपने उसको बिल प्रॉपर ढंग से दिया है। हम्म। एक यहां दे रहा है, दूसरा दे रहा है 71 में, 71। 71 में 71। घर के अंदर घुसने वाली बात। नहीं नहीं, ये तो हमने डिस्कस किया, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। हाँ,
अब एक और है शायद, वो कहाँ है जहाँ पे वो कह रहा है, आपने हमने भी बात की थी कि जो प्रॉपर अफसर है, उसे ये लगता है कि मुझे जाके देखना पड़ेगा। 67 में ही है क्या सबसे नीचे? 71 क्यों कोट कर रहा है? 71 का तो कोई मतलब नहीं बनता। 62, हाँ जी। 62, 62 शायद। 62 क्या है? ये तो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न है। नहीं, कहीं एक जगह है शायद। 61 खोलिए सबसे नीचे। अच्छा, कल किसने, कमल पोदार जी का फोन आया था। 61। हाँ हाँ, ये तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न है। सर, इसी में सबसे नीचे एक जगह लिखा है कहीं, क्या? एक जगह कहीं प्रॉपर अफसर को और अधिकार दे रहा है हाँ। कि वो इंस्पेक्शन जाके कर सकता है। देखा। उसके सब्जेक्ट में ये था इंस्पेक्शन क्या कि 73 कहीं है, मैं देख के कंफर्म करूंगा। उसमें ये था कि सपोज करिए कोई HSN का इशू है, हम्म। वो अफसर कह रहा है कि 18 में है और मैं कह रहा हूँ कि 12 में है, हम्म। और मेरे यहाँ ये ऐसे ही आ रहे हैं। हम्म। तो सिर्फ ऐसे इशू को सिर्फ वेरीफाई करने के लिए वो दुकान पे जाएगा, आपके रिकॉर्ड्स को देखेगा, जो हम्म। बिल है वास्तव में है कि नहीं है, वही चीज है कि नहीं है। हम्म। उसके इतर वो कुछ भी नहीं देखेगा। ये नहीं कि जा करके कहे कि अब स्टॉक में लाओ, नहीं मानेंगे। तो वो वो तो वहां भी ठीक है। अलाउ नहीं है। ओहो, वो तो तो जो ठीक है। वन और इसीलिए जब ये सर्च वाले जाते हैं ना, मैं ये आपको एक दोनों केस टिक बताता करके हूँ। ले जाते हैं, इंस्पेक्शन भी और सर्च एंड सीजर भी। अरे यस, सुनिए, मैं एक दोनों केस दोनों बताता हूँ जो आपने एचएसएन का बोला था। जी। बोकारो स्टील प्लांट में एक सर्च, मतलब एक इंस्पेक्शन की टीम या सर्च की टीम आई, और ये जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उठाया उन्होंने, स्क्रैप। हम्म। बोकारो स्टील प्लांट इस स्क्रैप पे, कुछ स्क्रैप पे 12% का रेट लगाता था, कुछ स्क्रैप पे 18% का रेट लगाता था। दोनों स्क्रैप सेम है, लेकिन एक पे 12, एक पे 18। तो ये इंस्पेक्शन टीम वाला स्क्रैप, और ये क्यों लगाता था? बोला जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा था उस पर 18% लगाता था, कुछ परसेंटेज था, और जिस पर आयरन कंटेंट कम था उस पर 12% लगाता था। तो वो इंस्पेक्शन का टीम आया, स्क्रैप के सैंपल ले गया और कहा कि हम अपने लैब में भेजेंगे कि आयरन का कंटेंट जितना आप बता रहे हैं उतना है या नहीं है। तो ये एचएसएन का मामला हो गया। हम्म। सिर्फ इसी के लिए, पर्पस के लिए आए थे और ये करके चले गए। तो मैं अभी यही तो आपको बताया कि एक जगह लिखा हुआ है ये। नहीं, इसी में आए हैं। नहीं, उसको लिए अलग अलग से भी प्रॉपर अफसर को अधिकार दिया गया है सर। हाँ, एक सैंपल कलेक्ट करने का अधिकार है, वो मैं दिखला देता हूँ। करेक्ट, सैंपल कलेक्ट करने का तो अधिकार है ही इनको, कहाँ ढूंढूं वो अब। 6712 वाला नहीं, हैं? 6712 वाला नहीं सर। नहीं नहीं, 6712 वाला नहीं है वो। हम्म। सैंपल, पावर टू सिक्स सैंपल 150। नहीं नहीं, 154 की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी एक। नहीं, अभी जो मैंने बोकारो स्टील प्लांट का एग्जांपल दिया था वो हाँ, वो नहीं। तो आपका 154 में भी है, एक जगह और है वहां भी है सर। बताइए क्या लिखूं, इंस्पेक्शन लिख दूं? नहीं, वो सर्च या इसके इसी तरह से 39, कुछ। 52, 67, 68, एक 69, मिनट, 70, एक 71, मिनट। 72, 105, 20। ये दूसरा भी है, 71 में नहीं है। 11 और 21। मैं भी देखता हूँ सर, बताता हूँ। चलिए हम लोग तब तक किताब में आते हाँ, हैं। ठीक है। देखिए, ये तो निश्चित है, इंस्पेक्शन में वो फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन कर सकता है और करते भी है, और उनके लिए आसान है। फिजिकल स्टॉक के भी किसी का मिलेगा नहीं, टैक्स निकाला जा सकता है। चलिए, further, it is important to consider whether these new or additional reasons to authorize search cum seizure must also pre-exist at the time of grant of authorization in INS 01, or whether they can be discovered during inspection to support extending the proceeding to search cum seizure। मतलब ये जो INS 01 जो आया था उसमें ए टिक था, इंस्पेक्शन करने के दौरान उनको पता लगता है नहीं नहीं ये तो सर्च एंड सीजर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो पॉसिबल है। While evasion of tax is the touchstone for inspection, articles being secreted is the bedrock of search cum seizure। तो इंस्पेक्शन के लिए इवेजन ऑफ टैक्स होना चाहिए और सर्च एंड कम सीजर के लिए सिक्रेटेड होना जरूरी है। If both these dissimilar reasons are known prior to inspection,
then comprehensive INS 01 may be issued in Part A or Part B to conduct inspection as well as to conduct search cum seizure. यानी कि A और C दोनों टिक भी हो सकता है. To cut, if not, then INS 01 in Part A or Part B will only be issued to conduct inspection, and any discovery during inspection will then be relied upon to support reasons to issue another form this. इसका मतलब जब जॉइंट कमिश्नर के पास एविडेंस आएगा, उस एविडेंस में अगर इवेजन ऑफ टैक्स सिर्फ मिलता है, उसको सिर्फ इवेजन ऑफ टैक्स मिलता है, तो वो 67 सबसेक्शन 1, उस एविडेंस में उसको लगता नहीं सीक्रेटेड भी है, तो सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 दे देगा. तो वो रीजन टू बिलीव में ये जो वर्ड सीक्रेटेड अगर है तो 2 में जाएगा. यानी सर अगर हम INS 1 देख रहे हैं उसमें A और B पार्ट टिक है तो ये इंस्पेक्शन में है, हाँ हाँ, और C वाला पार्ट है तो सर्च. सर्च एंड सीजर में. जी जी. और जैसे कहीं पे तीनों में कोई भी टिक नहीं होता तो वो हम इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई पहले आप ये रीजन बताइए कौन किस उसमें आ रहे हैं. यस यस, वैलिड नहीं है ऐसा बोलने का. करेक्ट करेक्ट, वी आर नॉट रेडी टू कॉपरेट. आज अरविंद जी के केस में क्या हुआ था कि वो टिक नहीं था, जॉइंट कमिश्नर खुद ही पहुंच गया था. सर ज्वाइंट कमिश्नर खुद ही पहुंच जाए, हाँ. क्या वो खुद ही अपने ही सिग्नेचर से क्या अपने ही डॉक्यूमेंट को लेके जा सकता है सर्च करने? नहीं, वो सर्च तो किया ही नहीं ना उसने, वो तो उसके जो ऑथराइज ऑफिसर है वही कर रहे थे. लेकिन एक बात है राजेश जी, जो आप पॉइंट बोल रहे हैं उसका जो काउंटर हो सकता है कि जो अथॉरिटी लोअर ऑफिसर के पास है वो सेम अथॉरिटी ऑटोमेटिकली हाई रैंकिंग ऑफिसर के पास ऑलवेज है. सर बिल्कुल है. क्वेश्चन ये है मेरा, INS 01 पे सिग्नेचर करना है ज्वाइंट कमिश्नर को, ठीक है. क्या ज्वाइंट कमिश्नर खुद ही साइन करके खुद ही चला जाएगा? नहीं, ठीक है. सर है ना. अगर दूसरी चीज, जॉइंट कमिश्नर दूसरी प्रोसीडिंग चीज, के अंदर प्रेजेंट थे तो यही समझा जाएगा. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. उसको जाना है तो एडिशनल से सिग्नेचर करवा के ले जाए, ये मेरा कहना है. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दूसरी चीज सर एक और है. हाँ अरविंद जी के केस में मैंने बड़ा अध्ययन किया. हाँ मजेदार चीज है कि सर्च होती है रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ, हाँ, और स्कूल अभी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है. ठीक. ठीक. नहीं नहीं, सर्च होती है रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ, SIV लिखा हुआ है ना रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ. नहीं. आप देखिए सर. अरे देख लेते हैं. सर्च किसी भी पर्सन के यहाँ हो सकती है, अरे रजिस्टर्ड. सर नहीं, बिल्कुल नहीं. अरे देखिए, पढ़िए. है बिलीव दैट ए टैक्सेबल पर्सन के यहाँ. आ गया ना. हाँ, तो टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड तो हो ही सकता है. सर अनरजिस्टर्ड है तो पहले आपको रजिस्टर्ड बनाना पड़ेगा. नहीं. सर 100% सही है. आगे आप मैं फिर मैं से मैं देखिएगा. आपको एग्जांपल देता हूँ, रुकिए रुकिए, मैं आपको एग्जांपल. एक गूगल ड्राइव चली अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, सर आपको याद होगा. सुनिए ना, मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर आपको पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का. रुकिए तो सही, एक मिनट रुकिए, एक मिनट. मान लीजिए मेसर्स ए के यहाँ सर्च होती है, या अनरजिस्टर्ड है. कोई नहीं सकती. सुनिए तो सही, DGGI के पास रीजन टू बिलीव है कि ये टैक्सेबल पर्सन है और इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया. कैसे बिलीव है? कि इसका जो परचेजेस है वो 2 करोड़ का है. कहीं कहीं से सर्च पार्टी से इसके पास इंफॉर्मेशन, इसका परचेजेस 2 करोड़ है और ये अनरजिस्टर्ड है, इसको टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए. क्या ये इसका सर्च नहीं कर सकता? नहीं कर सकता. अच्छा, उसका मैं रीजन दूंगा. बताइए बताइए. मेरा एक हॉस्पिटल है. हाँ ठीक है, आगे नहीं आगे. नहीं नहीं नहीं, उसके 2A में दिखा रहा है तो इसका मतलब वो GST ले रखा है.
नहीं नहीं, 2A में नहीं दिखला रहा है। ठीक है, अब मैं उसी के उदाहरण पे आ रहा हूं। मेरा एक हॉस्पिटल है, हाँ मैंने 3 करोड़ रुपए की दवा परचेज कर रखी है। ठीक है। ठीक है, मैं जो है मिक्स सप्लाई में नहीं हूँ, कंपोजिट सप्लाई में हूँ। हम्म। क्या मेरे यहाँ रेड कर देंगे? नहीं देखिए, आप एग्जाम सप्लाई बीच में ले आए हैं, ठीक है नहीं ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं वो आपने जो उदाहरण दिया ना कि 2 करोड़ सर का सर खाना। एक मिनट सर। सेक्शन 2107 says taxable person means who is registered or liable to be registered under the act. हाँ So हाँ even if unregistered and if he is liable to be registered, he is a taxable person. करेक्ट। करेक्ट, बट हमको ये बताइए, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अगर आप कहते हैं हाँ तो पहले आपको उसको टेम्प रजिस्ट्रेशन देंगे। जब आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अगर आप मान लिए, आपको पता है, तो सबसे पहले आप एक टेम्प आईडी जनरेट करके उसको रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बाद तब आप सर्च और उसके यहाँ कंडक्ट करेंगे कार्रवाई। पहले मैं उसको टेम्प आईडी दूंगा। बिल्कुल, उसको रजिस्ट्रेशन दूंगा, तभी तो वो टैक्सेबल पर्सन हो गया, रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। तब मैं उसके यहाँ SIB करूंगा या रेड करूंगा, उसके पहले कर ही नहीं सकता। वो तो पता आपको चल याद जाएगा है, उसको। आपको वो याद पता है चल जीके जाएगा। मित्तल जी का एक केस हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें यही हुआ था। कल मेरी टीम उस पर बहुत अध्ययन की है सर। एक मिनट। कौन सा जजमेंट था, याद ही नहीं आ रहा। उसमें वही हुआ था, जब वो सर्च हो गया था तो फिर हाई कोर्ट में गया था केस, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास जो MRP ऑफ द स्टॉक मिला है वही 20 लाख से कम है, ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है, इसलिए सर्च उसको सबको क्वैश कर दिया था, मिल नहीं रहा है वो। सर मैं आपको एक प्रेजेंट उदाहरण दे रहा हूं। हम्म। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में गूगल ड्राइव GST जांच रेड चली पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ ठीक है, हाँ। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ भी घुस गए, अच्छा। और पूरे ऑफिसर्स ग्रुप में मैंने फिर डाला कि भैया मेरा भी एक ठेला है, मुझको भी रजिस्ट्रेशन दे दो। हाँ हाँ, ये मिल गया, हाँ बोलिए आगे। मेरी तो 3 करोड़ रुपए की सेल है, हाँ मेरा ठेला है, मुझे भी रजिस्ट्रेशन दे दो। हाँ हाँ उस पर खूब बवाल मचा। एक ज्वाइंट कमिश्नर की, एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने लिखा हाँ मिल जाएगा। तो हाँ। हमारे साहब ने बड़ी खिंचाई उनकी की, हम्म। ठंडे हो गए। पूरी ड्राइव गलत थी, अनरजिस्टर्ड के यहाँ भी घुस गए। अरे क्यों घुस गए भैया, कौन सा रीजन टू बिलीव था? हाँ क्या ठीक तुमने है, उसको वो टेम्प मैं आईडी समझ, जनरेट कर दी थी? ये आई एग्री राजेश जी, कि रीजन टू बिलीव होने के बाद ही आप अनरजिस्टर्ड के अंदर। नहीं सर, नहीं सर, उसको आपको टेम्प आईडी देकर रजिस्टर्ड करिए ना। सर, 100%। सर टैक्सेबल पर्सन में लिखा है कि रजिस्टर्ड आर लायबल टू रजिस्टर्ड, टू हाँ बी रजिस्टर्ड। अरे भाई, तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड वो कैसे जी करेगा? अफसर करेगा ना, जी, उसको रजिस्टर्ड सेक्शन पर्सन 22 में बनाएगा ना, सेक्शन 24 में लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन देगा ना, टेम्प आईडी देगा ना। इसीलिए तो व्यवस्था है टेम्प आईडी की। सर यहाँ पे जो लाइबल टू रजिस्टर लिखा हुआ है, कोई तो रीजन होगा जो बिलीव की भी ये लाइबल टू रजिस्टर्ड है, ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरा बैंक स्टेटमेंट आपने देखा हम्म। जी कि 3 करोड़ रुपए का है, जी जी। करेक्ट? और मेरे सोने चांदी की दुकान है, हम्म। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। हम्म। ठीक, बैंक से उसको इन्फॉर्मेशन हो गई और दुकान अस्तित्व में है कि हाँ सोने चांदी का है, उसी से ये संबंधित टर्नओवर होगा। ठीक, रीजन टू बिलीव हो गया। सबसे पहले अफसर क्या करेगा, उसके दुकान पे जाएगा, उसको तुरंत एक टेम्प आईडी जनरेट कर देगा और क्वांटिफाई कर देगा वहीं पे कितने रुपए आपके बैंक में है, इतना टैक्स बनता है, और आपको नोटिस दे देगा। ठीक, जी। अब आपको लगता है कि नहीं इन्होंने गलत कर दिया, तो 3 महीने का आपके पास समय है अपील करने का और उसको क्वेश करवाने का। नहीं हो तो कंटिन्यू हो गया। अच्छा एक मिनट राजेश जी, रवि नारायण जी क्या कहते हैं आप? मैं राजेश जी से सहमत हूँ सर। सर हम्म। अनिमेश बोल रहे हैं सर। हाँ अनिमेश बोलो। सर हाँ हाँ बोलो अनिमेश।
सर हमारे बिहार पटना में इससे इतने ड्राइव चले कुछ दिन पहले अनरजिस्टर्ड के पास, लेकिन ऐसा जो बोल रहे ये पॉइंट आया ही नहीं वहां तो। बैंक्वेट हॉल को इतने सारे रेड किए इन्होंने। एक हम्म क्लाइंट मेरे जानने वाले थे जिनके पास इन्होंने पहुंच गया, जिन पर रजिस्ट्रेशन नहीं था, बैंक्वेट हॉल था। हम्म। एक क्लब है यहाँ पे बांकीपुर क्लब, दादी जी मंदिर ट्रस्ट, अनरजिस्टर्ड थे, वहां भी गए सीजीएसटी वाले। अच्छा। यहाँ बहुत सारे हुए हैं यहाँ तो सर। उनको पैसा चाहिए ना। नहीं नहीं, मेरे से पैसा नहीं, उतना हाईकोर्ट में। देखिए अनिमेश वो जी, वो अनिमेश जी, सुनिए। हाईकोर्ट में चले गए बांकीपुर क्लब वाले। अनिमेश जी, हम्म। मेरा एक सिंपल मत है, जीएसटी को जितना मथेंगे उतना ही मक्खन बढ़िया निकलेगा। ये हाँ, यस। जब आप मथेंगे ही नहीं यस सर, ये तो तो सच है। मक्खन निकलेगा कहाँ से? हम बता रहे हैं ना, जेके मित्तल ऐसे ही थोड़े हो गए। बांकीपुर क्लब में जब हुआ ना तो हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट हम्म। क्वेश कर दिया वो। क्या करेगा, करेगा? 100% क्वेश कर देगा। तो नहीं नहीं नहीं, वो रेवेन्यू के फेवर में कर दिया ना हाईकोर्ट। नहीं नहीं, तो उसने जो भी आदमी वहां खड़ा होगा ना, वो हाँ, कायदे से परसू नहीं कर पाया। हम्म नहीं, एडवोकेट अर्चना सिन्हा गई थी, वो भी यहाँ की अच्छी लॉयर है बहुत। मैं ये नहीं कहता हूं अनिमेश जी, जो पॉइंट मैंने उठाया है वो पूरा डिस्कस कर लिया। अगर उस पॉइंट को अगर कोई काट के गलत कर दे तो अच्छा नहीं, ठीक है, हम भी राजेश जी ऑप्शन आपका हम पॉइंट को डिस्कस एक बार फिर से करेंगे। समझते हैं। लेकिन बहुत सारे सर यहाँ रेड हुए, बहुत सारे बैंक्वेट हॉल को, कोचिंग को, जो कोचिंग रजिस्ट्रेशन नहीं लिए थे। अच्छा ठीक है, राजेश जी का एक बार पॉइंट फिर से समझते हैं। राजेश जी ये कह रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ रेड नहीं हो सकती है, ठीक बात है। ना। लेकिन अगर रेड हो जाती है क्योंकि उनके पास प्रूफ है कि वो टैक्सेबल पर्सन है, तो सबसे पहले इनको टेम्प आईडी देगा। करेक्ट। करेक्ट। यस। टेम्प टेम्प आईडी। आईडी देगा मतलब जनरेट कर दिया उसका इनरोलमेंट। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब सिर्फ प्रोसेस में प्रॉब्लम है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन में टेम्प आईडी दे के इसका यहाँ रेड कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ, टेम्प आईडी टेम्प जनरेट आईडी कर ले, देके टेम्प तो फिर उसके तो बाद जा सकता है। तब वो रजिस्टर्ड पर्सन हो ठीक गया ना सर। ठीक ठीक। मतलब इसका मतलब ये सिंपली प्रोसीजर प्रॉब्लम है। यस 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 यस। इसका सर एक मतलब बात बताइए, हाँ। अगर आप सिंपली प्रोसीजर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम्म आप कहें कि सर उस घर में एक डकैत घुस गया था हम्म और मैं उस घर में घुसने का कोई परमिशन ले नहीं पाया और मैं घुस गया, इवेजन टू प्राइवेसी कर दिया, हम्म। मुझे माफ कर दें, क्या कोर्ट माफ करेगा? नो। अच्छा। सबसे पहले जो हमारी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो हमारे प्राइवेसी का अधिकार है, वो सबसे पहले है। तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले है। उसमें एक्सेप्शन भी तो है। सर ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। नहीं यहाँ एक्सेप्शन। पे कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि वो स्कूल वाला भाग जाएगा बेच बाच के 2 मिनट में। नहीं तो सिक्रेटेड रहेगा तो कैसे मिलेगा? सर मिलेगा कुछ नहीं। भी हो, आप सर हमको एक बात बताइए, क्या बच्चे दूसरे दिन भाग जाएंगे क्या स्कूल से? नहीं नहीं, बच्चे नहीं। नहीं, मैं एक डॉक्यूमेंट्स। बात जो कह रहा हूँ मुझे बताइए। डॉक्यूमेंट्स तो सिक्रेटेड है ना, वो तो आप गायब कर सकते हैं। सर सर हमको एक बात बताइए, हम्म। कोई स्कूल चल रहा है, बही खाता क्या बिना उसके रखा होगा वो? क्या स्कूल के रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन होंगे? केवल वही थोड़े होते हैं, तो नहीं तो उनको जो फट से उससे एफिलिएशन दे गायब रहा करके कर है दो। लोकल ऑफिस, वहां तक रिकॉर्ड आप कल जा रहे हैं। हम्म। ये शो कर रहा है कि आपने हड़बड़ी में सारा काम कर दिया जबरदस्ती, वाहवाही लूटने के लिए। आर्टिकल 19। सर अभी आपको एक यस। याद होगा, इनकम टैक्स में जब वो डेट एक्सटेंड नहीं कर रहे थे, हाँ। तो कोर्ट ने ये कहा कि हमको ये बताओ क्या सारे व्यापारी भाग जाएंगे विदेश? अगर डेट बढ़ा देते तो क्या हो जाएगा? अच्छा। याद है ना? 2-3 साल पहले की घटना है ये। नहीं नहीं, ये केस में मुझे नहीं पता। हाँ, जिनेश जी हैं जो सीए होंगे, बताएंगे। क्या केस है जिनेश जी? क्या सर? कहाँ चले गए? एक बार जो ऑडिट की डेट बढ़ी थी, हाँ हाँ
कोर्ट ने क्या कहा था उसमें, कोर्ट की इंटरफियरेंस से बढ़ी थी। तो वही बोला था ना कि आप तो पहली बात तो ये होती है कि सर हर एक फॉर्म जो होते हैं ना वो जून तक का उसका ठिकाना नहीं होता है आने के। सब हम्म। फॉर्म्स आते हैं जून के बाद। फिर हम्म। अपना जो सब लोग जब काम करते हैं तो उसका जुलाई का पीरियड आ जाता है। फिर हाँ। अपना ऑडिट का जो होता है वो भी लेट होता है चालू फाइलिंग सिस्टम। फिर उन्होंने आर्गुमेंट ये किया था कि आपको बढ़ाने में क्या दिक्कत है? नहीं, उसने हाँ। ये कहा था ना, क्या एसएससी विदेश भाग जाएंगे बेच हाँ के। फॉरेन चला जाएगा क्या? हाँ, ऐसा शब्द कहा था। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं एक बार है ना फिर से सबसे एक बार ओपिनियन लेता हूँ। मुझे तो देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन, हम्म। सर वो सेक्शन 67 तो खोलिए सर एक बार। एक मिनट, प्रॉपर ऑफिसर के पास इंटेलिजेंस है कि ये टैक्सेबल पर्सन है, और मेरा ये मानना है कि इसके यहाँ रेड हो सकती है। यस सर, मैं भी मानता हूँ आपके साथ। टेम्प आईडी जनरेट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। राजेश जी कह रहे टेम्प आईडी पहले जनरेट होनी चाहिए, मैं ये भी मान गया, लेकिन ये तो प्रोसीजरल है। रिकवरी प्रोसेस के लिए है टेम्पर आईडी सर। हाँ, ये प्रोसीजरल है। अब जैसे मैंने प्रोसीजर बोला, राजेश जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, प्रोसीजर कैसे बोल रहे हैं, ये तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, हम्म, यानी कि आर्टिकल 19। हम्म। फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, आर्टिकल 19 में तो एक्सेप्शंस भी हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ये मतलब कन्फाइन किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस पे अभी कुछ आया नहीं। अब मैं बाकी लोगों का ओपिनियन लेना चाह रहा हूं कि क्या, अगर किसी अफसर को ये लगता है कि वो टैक्सेबल पर्सन है, बिना टेम्प आईडी क्रिएट किए हुए भी वो रेड कर सकता है। सर टेम्पर आईडी तो तभी जनरेट होगी तब रिकवरी प्रोसीडिंग पॉसिबल होगी। अगर बाद में वहां पे रेड होगी और उसके बाद कुछ ऐसा मिला ही नहीं, तो टेम्परेरी रजिस्टर पहले जनरेट करके क्या करेंगे? ठीक है, वैलिड पॉइंट है। और शैलेंद्र जी जी सर। कहिए। सर मेरे हिसाब से रेट हो सकती है, टेम्परेरी आईडी वो बाद में जनरेट करेंगे वो, अगर उनको लगता है तो। रिकवरी करनी होगी तो। हाँ। ओके। अरविंद जी। Sir, they can write, sir. As a 2(1) section itself follows, taxable person includes both ओके taxable as well as liable to be registered. ओके ओके। वानीश्री। सर मेरे हिसाब से इस मुद्दे पे सर एक दिन बात और होनी चाहिए। जैसे आज ये मुद्दा सामने आया हुआ है, कल इस पे स्टडी करके दोबारा से मेरे हिसाब से 10-5 मिनट फिर दोबारा से बात होनी चाहिए। इमीडिएट व्यू हो सकता किसी का क्लियर ना हो, लेकिन कल सर 5 मिनट के लिए इस पे बात हो सके। ओके। अच्छा, कल कमल पोदार जी एक बात और कह रहे थे, मुझे याद नहीं है। कमल पोदार जी एक बार बताएंगे क्या पूछ रहे थे आप? वो कह रहे थे कि सेक्शन 62 क्यों नहीं कर पाए। हेलो हेलो। हाँ, तो कमल पोदार जी क्या था वो मैटर? सर हम बोल रहा था कि ये तो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो इसका असेसमेंट सेक्शन 63 में होना चाहिए एंड पेनल्टी 122 में जाना चाहिए। हाँ तो यहाँ हाँ। पे 73 एंड 74 का सिस्टम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड पार्टी है। जब आप सर्च कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तब उसमें अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो उसका तो अपना 63 में असेसमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। वन मोर थिंग कि जब कोई चीज सीक्रेटेड नहीं है, तब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस में है, तो सर्च का क्वेश्चन भी अरेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंस्पेक्शन करके उसके आ जाना चाहिए उनको। नहीं नहीं, सिक्रेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास स्टॉक है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, वो भी उसको भी। नहीं, बट यहाँ पे स्टॉक का क्वेश्चन ही नहीं नहीं है ना सर। सर। ये तो आपका हल स्कूल स्कूल है यहाँ पे स्कूल है, हेलो हेलो उनमें तो कोई चीज सर सीक्रेटेड है सर नहीं। सर सीक्रेटेड का मतलब यही नहीं है, बुक में नहीं है, फिजिकल में है। उसका 1000 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। करेक्ट, वो तो है। सीक्रेटेड का मतलब ये है, मैं कहीं छुपा दिया वो गोदाम में, वो मैं डिक्लेयर नहीं किया मेरे जो रजिस्ट्रेशन में, वही होता है कि यहाँ तो हमने गोदाम कुछ लिया। छुपाया नहीं। यहाँ तो हमने कुछ छुपाया नहीं, हाँ हमारे तो सब प्लेस ऑफ बिजनेस में है। हाँ आपने वही तो, कोई चीज ये तो मांगा, हमने नहीं स्टॉक। दिया। आपने कोई चीज मांगा और हमने हाँ नहीं दिया, और आपने जाके ढूंढ के निकाला था कि सीक्रेटेड। हाँ वही। नहीं नहीं, ये तो पड़े हुए ना गोदाम में, तो स्टॉक पड़े हुए, सर सीक्रेटेड कहाँ हुआ? 67 को फिर से खोलिए सर। अच्छा, पहले मुझे ये एक बात बताइए, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ये। सर हाँ। पहले 67 को खोलिए आप एक बार और। अच्छा लीजिए।
67 का बी। ये बी, हाँ, ये तो ये जो है ना, ये सिर्फ अनरजिस्टर्ड की बात कर रहा है, सिर्फ इनके यहाँ रेड हो सकती है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर अनरजिस्टर्ड के यहाँ रेड होने के बाद वो 73 74 करेगा या सेक्शन 63 और 122 में पेनल्टी लगाएगा? सर वो 63 का प्रॉपर अफसर कैसे हो गया? कौन? जो एसआईबी वाले गए हैं। इंटेलिजेंस वाले? हाँ। तो ये सेक्शन 63 सिर्फ जुरिडिक्शन वाला कर सकता है? यस। यस, ओनली जुरिस्डिक्शन। अच्छा। सर कल जो वहां पे जो रेट हुई है ना, उनके INS 1 में वो नाम लिखा होगा ना, तो उसमें नाम के आगे क्या URD लिखा हुआ है क्या उन्होंने कल, जो जिस केस के लिए अपन बात कर रहे हैं? नहीं लिखा, नहीं लिखा। नहीं, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। उस केस को आप ये पॉइंट एक बार देख लेते हैं जो आप बोल रहे GST नाम वो नाम लिखते हैं ना, SSC का नाम और GST नंबर। हैं। हाँ, वहाँ URD लिखा है, क्या लिखा है एक बार देख लेते। नहीं, INS 01 दिया कहाँ? Sir, we have asked for, we have requested for it. ओके ओके। 02 सर, देखिए ये ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर है। ना, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है रजिस्टर। ये देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन एज ऑन डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर अनरजिस्टर्ड के यहाँ तो जा ही नहीं सकते। केवल अनरजिस्टर्ड में दो ही लोग जा सकते, जहां जा सकते हैं वो है ट्रांसपोर्टर और या ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन, जो 67 1 के बी में लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन टैक्सेबल और कहीं पावर नहीं है। नहीं, टैक्सेबल पर्सन के तो यहाँ जा सकते हैं ना। सर उसके लिए तो आप पहले उसको टैक्सेबल पर्सन को पहले रजिस्टर्ड बनाइए ना, अनरजिस्टर्ड नहीं क्या नहीं, कैसे चले जाएंगे? ओहो, राजेश जी, कि हाँ। ये जो टैक्सेबल पर्सन तो अनरजिस्टर्ड हो ही सकता है। सर मैं नहीं हुआ, मैं चोरी करता आ रहा हूं, मैं नहीं हुआ। हाँ। तो डिपार्टमेंट क्या बैठ के मेरा इंतजार करेगा कि पहले ये अपने आप हो जाए? नहीं नहीं, ये आप तो क्यों विभाग को insist कर अधिकार रहे दिया है ना कि तुम इसको रजिस्टर्ड कर दो। नहीं नहीं टेम्प आप आईडी दे दो 3 महीने। नहीं नहीं, आप क्यों उसको इंसिस्ट करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? मुझे समझ में नहीं। मैं नहीं करवा रहा हूँ, डिपार्टमेंट के पास अधिकार है। ये डिपार्टमेंट, आप कह रहे हैं कि टेम्प आईडी देने के बाद ही वो रेड कर सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। टेम्प आईडी अगर नहीं दे रहा है तो सिर्फ वो दो ही आदमी जगह रेड कर सकता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टर और दूसरा वेयर हाउस ऑफ गोडाउन कीपर, और कोई नहीं है। ये 67 1B में लिखा है। तो लैंग्वेज उनको सर चेंज कहीं हद कीजिए। तक सर कहीं हद तक हम शर्मा जी से एग्रीड हैं सर, क्योंकि आप तो रीजन टू बिलीव जो बिलीव कर रहे ले रहे हैं, दैट इज कि भाई वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। भाई आपके पास एविडेंस है कि भाई इसके पास में मोर देन 20 लाख का वैल्यू का है, चोरी किया हुआ है, तो तभी तो आप कर रहे हैं। तो आपको टेम्परेरी आईडी देना चाहिए मेरे हिसाब से। हम एग्रीड हैं शर्मा जी के व्यू से। तो फिर क्या होगा, लोग रजिस्टर नहीं करेंगे और आराम से उनको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ तो पहले टेम्प आईडी होगा, फिर बाद में हमारे पास सर्व करने के लिए आएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो टेम्प आईडी इसके तो लिए आप हम लोग जनरेट कर सकते हो तब तक तुरंत हमको सर। जितना खेलना है वो खेल लो। नहीं हाँ, नहीं, तुरंत कर दिनेश जी सकते हैं गलत आप। बोल रहे हैं? हैं। दिनेश जी टेम्प गलत आईडी तो बोल रहे तुरंत हैं। कर सकते हैं। नहीं नहीं राजेश जी, ये गलत इंटरप्रिटेशन लग रहा है। अब जब मैं पता बता चल रहा हूँ जाएगा क्यों। कि अपना टेम्पररी आईडी मिल सर जाएगा, मैं तब बता तक रहा हूँ सावधान हो क्यों। जाओ, फिर अपना सब ठीक ठाक कर लो, तब तक अपना काम। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों। हाँ एक एक ट्रक जो है वो दिल्ली से बिहार जा रही है, हाँ। माल लदा हुआ है, हम्म। कोई बिल नहीं है, कोई ई वे बिल नहीं है। हाँ। वो क्या करता है मोबाइल स्क्वाड? क्या? क्या करता है? पकड़े? तुरंत उसको रजिस्टर्ड करता है ना, टेम्प आईडी एक जनरेट ओ, करता है। आप वो कहाँ? बात वो तो एकदम स्पेशल प्रोसेस ही दिया हुआ है। सर यहाँ भी स्पेशल प्रोसेस दिया नहीं, हुआ जो ना 63 ना का ना है, ना, नहीं जो नहीं। 63 का है। ओहो, ना 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 ना, सेक्शन 67 एक स्पेशल प्रोसेस नहीं है, रेगुलर प्रोसेस है। सेक्शन 68 जो है, जो जहां पर वो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त वो लिखा हुआ है, हमने तो अपने किताब में ये बात लिखी हुई है। सर आपने जो लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन अब ये है कि ये चीजें भी सामने नहीं आई हैं, इसलिए इस पे बहस हो रही है। रुकिए रुकिए, मुझे तो अच्छी तरह से याद है, हमने किताब में लिखा है ये बात। जब ये चीजें सामने आ जाएंगी तो हर आदमी जाग जाएगा। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, आप सर उसके साथ लेकिन इक्वेट कर रहे हैं, तब तो फिर
पर सर उस केस में भी तो ये टेम्पररी आईडी बाद में जनरेट होती है, पहले गुड्स को चेक करते हैं, जरूरत होती है तो टेम्पररी आईडी। यस नहीं नहीं, वहां तो मजबूरी उनकी ये है, वो पहले इसलिए डिटेन करते हैं, बिल दिखाओ ये दिखाओ, आखिर वो क्वांटिफाई करेंगे ना। यहाँ जब आप रेट कर रहे हैं तो पहले क्वांटिफाई करके जा रहे हैं। सर बिहार में तो यहाँ नए तरीके से चलते हैं, क्या एक डिफरेंट सेक्टर को टारगेट कर लेते हैं कि बैंक्वेट हॉल करना है तो 100 बैंक्वेट हॉल कर सर दो। एक बार आप गूगल करके देखिए, वो क्या रीजन टू बिलीव है ही नहीं, बैंक्वेट चले गए। कोचिंग को जाना है तो कोचिंग आप में एक चले बार वो जाओ। करके देखिए, क्या सर्च कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, इनकम टैक्स में हम्म अनरजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ रेड होती है या नहीं होती है? होती है ना, उसमें कहाँ देखते हो वो लोग? तब यहाँ भी कहाँ देखेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड को देखना ही नहीं हमको, तो इनके देखना है कि अनडिस्क्लोज इनकम वहां पे पाया जाएगा तो फिर वो लोग चले जाते हैं, इनकम कंसील किया हुआ है वो है। नहीं हो रहा सर, मैं कर चुका हूँ सर गूगल। सर राजेश सर की बात पे सर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे एमपी में क्या हो रहा है सर, जहाँ भी कोई ऐसे ये मैरिज हॉल वाले हैं ना, तो हमारे यहाँ प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, इंस्पेक्टर को भेज के उनका पहले एक रिपोर्ट मंगा लेता है कि ये इसके यहाँ इतना काम हो रहा है, इसके ये रेट्स हैं। तो उसका हाँ अनरजिस्टर्ड वाला एक असेसमेंट, उनका वो जो प्रोसीजर दिया हुआ अनरजिस्टर्ड का, केस बना के पहले उनको नोटिस दे के उनका असेसमेंट कर देता है अनरजिस्टर्ड के लिए। मतलब प्रॉपर चैनल है कि उनके यहाँ पहले वो इंस्पेक्टर भेजेगा, फिर वो एक रिपोर्ट देगा, उसकी आप लाइबिलिटी वो डिसाइड कर देगा और इंस्पेक्टर असेसमेंट इंस्पेक्टर के प्रोसेस भेजने करेगा। से आप लोग क्यों डॉक्यूमेंट ये सब देते हैं? देना नहीं चाहिए ना। नहीं सर, उनके पास इंस्पेक्टर के पास वो रहता है ना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह निकाल लेते हैं वो लोग, बैंक से ले लेते हैं वो लोग। हाँ चलिए ठीक। चलिए मुझे मिल तो नहीं रहा है, लेकिन ये सेक्शन 68 इज ए स्पेशल प्रोसीजर। ठीक है, चलिए अब ये इस पे और डिस्कस कर लेंगे कल। किसी को क्वेरी है या कोई नोटिस वोटिस है तो वो डिस्कस कर लेते तो आप मुझे सर शामिल कर ले तो साहब, तो यही होता है, पूरा नहीं होता उस दिन का टॉपिक। हैं। हाँ मुझे शामिल मत किया करिए, टॉपिक पूरा नहीं होता है फिर। ऐसी नहीं है राजेश जी, आप नहीं डिबेट नहीं क्या होता है, सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं सर होता है। बात राजेश हम सर, लोग हम लोग तो सर इसलिए आपने बोलना चाहते हैं कि ये अपना सबका, सब बोले, सब ज्वाइन हुए, सबका नॉलेज पार्टिसिपेशन हुए, सबको हम्म कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिले। अरे राजेश सर, कितना कितना चीज निचोड़ के निकाल रहे हैं, देख रहे हैं आप। हम्म। मतलब टैक्सेबल पर्सन को हम लोग पहले हालांकि टेम्पररी ये आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, पता ही नहीं है। हालांकि भले सही गलत जो भी है, लेकिन हम्म। जो धोने का निचोने का जो आपका जो काम है ना, बढ़िया है। हाँ राजेश सर, जैसा आपने कहा ना कि अगर हम मथेंगे नहीं तो मक्खन नहीं निकलेगा, ये मक्खन ही है। और ये तो मेरा शुरू से कहना है। और इसके बगैर सर लिटिगेशन हो ही नहीं सकता। हाँ वैसे भी राजेश सर जिस दिन नहीं आते उस दिन क्वेश्चन ही नहीं होता। जी जी। अरे हमको जीएसटी सिखाने में 2-3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, इसमें से एक अग्रवाल सर भी हैं। जीएसटी ऐसा है, इस जीएसटी ऐसा है, इसको जितना मथोगे उतना घी निकलेगा, रवि मक्खन नारायण जी, निकलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये सोच ले रहे हैं अपने ग्रुप में कि हाँ। हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, नहीं जब नहीं होता बहस है, करोगे नहीं तब कुछ होता है। निकलेगा। सर यस जब यस। हम हियरिंग पे जाते हैं, सामने वाला प्रॉपर ऑफिसर बहस करता है, वो पॉइंट रेज करता है, वो चीजें हम पहले ही कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। यस। नहीं, मैं ये सोच यही। रहा हूं कि उनके पूरे प्रोसीजर को हाईकोर्ट में रिट दे करके कैसे क्वेश कर दिया जाए, यस यस। मैं ये सोच रहा हूँ। यही है, यही यही है, अच्छे यही है। एक अच्छे वकील का, एक अच्छे प्रोफेशनल का यही काम है। क्योंकि ऐसा नीचे के स्तर कि से तो कि जहां पर भी लीगल तरीके से अगर कोई वर्क नहीं होता है ना, तो उसके लिए रिट है। और मेरा दिमाग अरविंद अरविंद जी के पेपर को जो मैंने देखा, वो हकीकत में बचने वाले नहीं है। टोटल उन्होंने सर जो पेपर है उस पे बकायदे उन्होंने कोचिंग फी लिखी है, फी करके लिखा है, फी लिखे। नहीं बिल पे। हाँ, मैंने बोला था कि उनका रिसीप्ट चला गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जो सीज किया हुआ है ना, वो पता चल गया, उसका इम्पाउंडिंग का जो लिस्ट बनाया, इन्वेंटरी बनाया है ना, उसमें लग गया कि पूरा उन्होंने पकड़ लिया है, वो उसको बराबर उसको पैक बना देंगे। देखिए जब शोकॉज नोटिस आएगा तभी बचने का रास्ता निकलेगा।
नहीं सर, वो तो सर क्या है कि हम लोग तो उसके खूबियां सर निकालेंगे। हम कहते हैं अभी विरोध करते हुए रिट में जाके खड़े हो जाएं हम्म। कि ये तो इनको अधिकार ही नहीं था, अच्छा। वो प्री प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया जाए। यही इनका बचने का रास्ता, पहला स्टेप और है। वहां 2 ही लाइन अपने को लिखना है 67 में सर क्या लिखा हुआ है, अनरजिस्टर्ड में कौन कौन लोग हैं वो स्पेसिफाई उन्होंने कर रखा है वहां, जिसके यहाँ मैं रेड कर सकता हूँ, मेरे यहाँ कैसे आ गए। अच्छा देखिए, रह ही गया। कहाँ? वो जजमेंट हमने ढूंढ तो लिया था, कहाँ गया वो जजमेंट? इस चीज का। वही कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ रेड हो सकता है। रजिस्ट्रेड। हाँ हाँ, ओके। सर एक एक मेल भेजा है। अच्छा रुकिए। हाँ वो बात बताइए। ये देखिए, नो जुरिडिक्शन ऑन नॉन टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन के पास तो जुरिडिक्शन है। देखिए, ये जेके मित्तल जी ने वकील थे यहाँ पर। The narrow issue which arises for consideration in this matter is whether respondent number 2 had jurisdiction to issue impugned show cause notice. J.K. Mittal, learned counsel who appears on behalf of the petitioner, submits that the record would show that even according to respondent number 2, the petitioner's taxable turnover in the relevant period amounted to rupees 15 lakh, यानी कि 20 लाख से भी कम। ये तो हम लोग डिस्कस किए थे। हाँ, जब 20 लाख से कम है तो पहुंच कैसे गए? नहीं नहीं, वो ये सोच के पहुंचे कि 20 लाख से ज्यादा है। जब वो पूरी रिपोर्ट बनाए तो 20 लाख से कम निकली है। लेकिन अगर ये 20 लाख से ज्यादा निकल जाता तो ये सब कुछ वैलिड हो जाता। इट इज ऑल्सो सर ये सबमिशन है। पॉइंट मेंशन करना जरूरी है। टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर था उसमें? नहीं नहीं, टेबको का डीलर है ये। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ये टेबको है। है। टोटल टर्नओवर लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टैक्सेबल ही लिखा है। हाँ, टैक्सेबल टर्नओवर ये कह रहे हैं 15,28,000 उनकी अपनी रिपोर्ट के कारण। It is also Mr. Mittal's submission that based on an incorrect advice rendered by petitioner's chartered accountant, 18 lakh were deposited with the respondents. Although given the taxable turnover generated by the petitioner, he was not exigible to tax. Tax लगना ही नहीं चाहिए. Mr. Mittal goes on to submit that respondent number 2 without jurisdiction and or authority of law not only confiscated the subjected good tobacco but also imposed penalty of this. In sum, it is Mr. Mittal's submission that since the taxable turnover of the petitioner was below the threshold limit prescribed qua tobacco products, respondent number 2 had no authority or jurisdiction to issue impugned show cause notice and pass the aforementioned orders which are assailed via the instant writ petition. अब ये जो अरविंद चौहान केस में अगर वो प्रूव कर देता है कि इनका टैक्सेबल टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख तो वो वैलिड हो जाएगा पूरा का पूरा रेट। Mr. Mittal submits that the petitioner was therefore not required to register himself as per this. In support of this plea, Mr. Mittal has drawn our attention to 2.6 and the impugned show cause notice. In particular, our attention was drawn. ये 2.6 क्या है? अच्छा, टोटल टर्नओवर का डेफिनेशन है। सर मैं तो इस चीज को स्वीकार कर ही रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। आप कहिए राजेश जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो इस चीज को कह ही रहा हूं कि इन्होंने जो रिसिप्ट बनाई है बच्चों को देने के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से कोचिंग फीस टेट की लिखे हैं के टेट की। हाँ, तो वो तो गलत कर ही दिया। मैं इनसे बचने के लिए कह रहा हूं कि पूरा आपने जो प्रोसेस ही दिया है कि रजिस्टर्ड के यहाँ होना चाहिए, वो आप वहां गलत कर गए। उस प्रोसीजर को ही मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। किस ग्राउंड में? ये 6712 पर। नहीं, किस ग्राउंड में क्वेश्चन होगा वो? ये अनरजिस्टर्ड में दो ही को लिखा गया, सर्च कर सकते हैं, वेयर हाउस और वो ट्रांसपोर्टर। नहीं, अरे ये जो जजमेंट है, ये आप समझिए इस चीज को कि टैक्सेबल पर्सन के यहाँ रेड हो सकती है। और टैक्सेबल पर्सन अगर वो इंटेलिजेंस वाला टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ रेड करता और वो प्रूव कर देता कि इसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो रेड वैलिड हो जाएगी। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि रेड आप
किसके यहाँ कर सकते हैं, किसके यहाँ नहीं कर आप सकते हैं, और उसका समझिए, तरीका क्या है। प्रॉपर ऑफिसर टैक्सेबल पर्सन के यहाँ रेड कर सकता है। टैक्सेबल और पर्सन उसका वो भी पढ़ लीजिए, क्या बी भी पढ़ लीजिए। बी तो अलग है ना, और लिखा हुआ पूरा पढ़ है लीजिए बी को। ए और बी इंडिपेंडेंट है ना राजेश जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो बी में लिख रहा है एनी पर्सन, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, कोई यहाँ भी क्या हो, लिख रहा है? एक टैक्सेबल पर्सन लिख रहा है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड कौन हो सकता है? जिसकी थ्रेशोल्ड से जिसका क्रॉस हो जाए। जिसके यस थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड लेकिन थ्रेशोल्ड से जब क्रॉस हो जाए, लाइबल टू बी जब रजिस्टर्ड आप कह रहे हैं, तो उसको आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ना। अरे नहीं राजेश जी, क्या बात कर रहे हैं? सर ऐसा केस तो फिर मित्तल साहब भी तो उठा सकते थे अपने केस में, इतनी लंबी चौड़ी। ये पॉइंट नहीं है राजेश जी। नहीं, word itself is very clear. Taxable person. That means both can be covered. यस यस, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, अब उसको जो अगर रेड उसको करना है, लिखना अगर उनको होता, खाली इनका सर, इंटेंशन वही होता कि रजिस्टर्ड पर्सन ही एक करना है, करके, तो एक करके, एक करके। सर मुझे एक हाँ, बात बताइए, हाँ, अगर वो कहीं कर सकते हैं तो उनको और ए और बी लिखने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं तो वो तो राजेश कैटेगरी जी, अलग है। एनी राजेश जी, टैक्सेबल पर्सन। ओहो नहीं राजेश जी, ए और बी को आप एक साथ मत पढ़िए। ए और बी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑपरेटर वगैरह, ये सब का है। इसीलिए यहाँ पर एनी पर्सन लिखा हुआ है। मेरा गुड्स कोई ट्रक ऑपरेटर ले जा रहा है तो ट्रक ऑपरेटर अनरजिस्टर्ड है, छोटा मोटा है, कोई टेम्पो में ले जा रहा है, कोई रिक्शा में ले जा रहा है, पकड़ लेगा उसको। उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? सर वहां पे टैक्सेबल की जगह जरूरत है तो रजिस्टर्ड लिखा हुआ था ना, टैक्सेबल की जगह रजिस्टर्ड लिखा हुआ था, रजिस्टर्ड हाँ पर्सन। बराबर, परफेक्ट, वही बोला मैं। तो एकदम कर सकता है, बस उसको ये प्रूव करना पड़ेगा अरविंद जी के केस में या किसी और केस 65 सर, 65 एक बार खोलिए, उसका लैंग्वेज पढ़िए। 65 इसका। 65 का 65 तो ऑडिट का है ना? नहीं, ऑडिट का बोल देखिए, वो रजिस्टर लिखा है, देखो। हाँ, यहाँ तो रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। ओहो, हाँ, जो लिखना है वो लिखते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ तीसरे में भी लिख सकते हैं ना रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, वो तो टैक्सेबल पर्सन लिख रही है, ये भी पॉइंट वैलिड है आपका। और दूसरा जिनेश जी ने कहा कि अगर ऐसा ही हो जाए तब तो हर कोई अनरजिस्टर्ड होगा। आओ मेरे पास, जब तक मेरे को लात घुसा नहीं मारोगा मैं रजिस्टर करवाऊंगा ही नहीं। और उसके अलावा भी सर ये जजमेंट में मित्तल साहब का जो भी बता रहे थे उसमें ये पॉइंट कहाँ उठाया उन्होंने, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, वो उठा सकते थे मित्तल साहब कि सर रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, टेप आईडी नहीं है। इतनी वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं थी, 18 लाख करो जो 15 लाख के आ रहे, सीधा ये। करेक्ट। चलिए, और किसी का कोई सवाल सर है? एक मिनट सर, सर एक क्वेरी सर वो एग्रीगेट टर्नओवर वाला एक थोड़ा बोला, सैलरी जो है जिसको आती है 7 का, फिर अगर उसका दूसरा टैक्सेबल टर्नओवर 15 लाख का होता है, तो नो सप्लाई के बेसिस पे हम लोग उसको बोल रहे हैं कि टर्नओवर उसका तो 13 लाख ही बना है, 15 लाख ही बन जाएगा, उसके ऊपर आप नहीं जोड़ सकते जीएसटी का नंबर लेने के लिए। करेक्ट, बराबर है ना? ये अपना इंटरप्रिटेशन तो है ही, अपना क्लियर ही है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब दिमाग के अट्टे के, मतलब बोलते हैं कि नहीं होना ही चाहिए, तो उसको जोड़ना ही पड़े। सर जैसे पार्टनर है, पार्टनर को सैलरी भी आ रही है। हाँ, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। ना 20 लाख को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के कंपल्सरी नहीं हो जाएगा। सर मेरा क्वेरी है, अभी किसी सर लोगों जैसे को 15 लाख का रेंट आ रहा है, 7 लाख का पार्टनरशिप सैलरी है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आपका 20 लाख के ऊपर हो गया, मतलब सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, दो इट इज चार्जेबल अंडर द बिजनेस हेड, इट डज नॉट मीन दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर। ठीक बात है। ठीक सेम एग्जांपल है सर, 15 लाख का रेंट है, 7 लाख इंटरेस्ट इनकम है, तो वो भी मांग रहा है। हाँ, उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना। हाँ, इस पे मैं और क्लियर कर देता हूँ, मैंने कई बार क्लैरिटी दी है। 15 लाख का टैक्सेबल सप्लाई है और इंटरेस्ट है 7 लाख का। रजिस्ट्रेशन लेगा या नहीं? हाँ, वो तो सर उसके लिए नहीं बोला गया, लेगा सप्लाई इसलिए से लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये इंटरेस्ट अगर बिजनेस के लिए है तो रजिस्ट्रेशन लेगा, लेकिन अगर ये पर्सनल है तो नहीं लेगा। ऐसे सोचना आपको। आपको बिजनेस बोले तो बैंक वाला करता है, एनबीएफसी वाला करता है। नहीं, बैंक वाला मतलब मान लीजिए मैं कंपनी हूं,
हाँ और ये है, तो इंटरेस्ट तो ये बिजनेस कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं हाँ। तो ये इंटरेस्ट हमेशा पर्सनल कह सकते हैं। हम्म। पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट आ रहा है, वो हमेशा एग्जाम सप्लाई है, वो हमेशा बिजनेस है। ठीक है। और इस पे क्लैरिटी भी आई हुई, कुछ सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन भी आया था। मतलब जो पर्सन सोल प्रोप्राइटर होता है वो हाँ किसी फर्म को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, या किसी मतलब उसका सरप्लस फंड होता है पार्टनरशिप फर्म को, कंपनी को देता है पैसा, उसमें से इंटरेस्ट फैच कर रहा है, तो हाँ, सोल प्रोप्राइटर का खुद का फंड होता है सरप्लस सब फंड। पर्सनल पे डाल दीजिए, उसको तो लेके ही मत आइए बिजनेस के लिए। जिनेश जी सर एक चीज मेरी और ध्यान रखिए। जी बोलिए बोलिए। जैसे कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि आपसे पहले गारंटी मनी लेती हैं। मैं आपको सीमेंट की या सीसी की मैं आपको सीएनडअप दे रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लेकिन आपको 40 लाख या 50 लाख रुपया मेरे यहाँ डिपॉजिट। डिपॉजिट करना होगा। ठीक जो डिपॉजिट हम करते हैं उसका वो हर साल हमें इंटरेस्ट देती है। है। हाँ जी, वो क्या बिजनेस हो गया। वो बिजनेस हो गया। इस चलेगा। चीज को भी ध्यान रखिएगा, सोल प्रोप्राइटर में ही है वो। हाँ बराबर हाँ बराबर। ठीक 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 ठीक। और वो किसी और बराबर है। हमारी, एक सर मिनट। मेरा क्वेरी है सर। हाँ राजीव जी बोलिए। अब मेरा कुछ क्लाइंट को DRC-01 आया था, तो मैंने कुछ टाइम ले लिया था उनसे। हाँ तो आप क्या, मेरा कुछ नोटिस में मेरिट है बट मेरिट नहीं भी है, लेकिन हाँ। कोई भी नोटिस में कुछ सिग्नेचर नहीं है, तो मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए? तो रिप्लाई में तो एक तो नहीं सिग्नेचर है, उसका फोन जरूर से उठा दीजिए। बाकी अच्छा बाकी जो मेरिट है वो तो लिखना ही चाहिए आपको। अच्छा, मतलब क्या सर करूं कि नोटिस नहीं है तो क्वाश द नोटिस, सिग्नेचर नहीं है तो क्वाश द नोटिस, ये लिख दीजिए। हाँ, मानेगा नहीं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ना, ताकि आप हायर अथॉरिटी में ये उठा सकें। ओके सर। हर नोटिस में टेक्निकल, लॉ और मेरिट, ये तीनों पॉइंट अगर है तो लिखना चाहिए। सर पर इस केस में थोड़ा वो भी तो रहता है डर के भाई, अगर जैसे नोटिस में नहीं आ रहा साइन, हम्म। अपन उसको पॉइंट करेंगे तो ऑर्डर में कर देगा, अपन ये वेट करें पे ऑर्डर में भी नहीं आया तो फिर अपने लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। नोटिस का तो मेरे नहीं हिसाब से नहीं नहीं नहीं, आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब मिले तब ऑब्जेक्ट करना है। यस, बाद में अर्लीस्ट अगर करते अवेलेबल। हो वो सस्टेन नहीं करता है। करेक्ट। यहाँ ऑर्डर नहीं करोगी, अपीलेट में जाके करोगी, अपीलेट में जाके करोगी तो सस्टेन नहीं करेगा। पर ऑर्डर के बाद तो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है ना। हाँ तो फिर अरे अपेलेट उसको, में अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। हाँ हाँ भाई अपीलेट में करना पड़ेगा। हाँ लेकिन हाँ आप अपीलेट में, देखिए क्या होगा, अपेलेट बोलेगा पहले क्यों नहीं बताया। तो हाँ इसीलिए वही वही अर्लीस्ट वही। अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में जितनी भी टेक्निकलिटीज है पहले बता दीजिए। अब आपको भी पता है कि वो मानेगा नहीं, सिग्नेचर नहीं है, वो नहीं है, तो लेकिन आपने तो बता दिया ना सबसे पहले। तो आपकी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ताकि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये केस लड़ पाए और जीत पाए। और सर सर एक क्यूरियस, हाँ नहीं मिश्रा। सर वो सेक्शन 50 खोली ना सर, उसमें जो 24 को 18 हो गया है, यहाँ अफसर को अभी तक नहीं पता है कब से हुआ है, बहुत कंफ्यूजन है अफसर लोग को। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ मेरे हाँ हाँ। किताब में तो लिखा हुआ है ना वो। न मैं उनको बोला तो वो उनके बोल रहे कि नोटिफाई कब हुआ है, तुम दिखाओ कब से हो गया है, नहीं हुआ है। मेरे वो किताब में स्टेट लिखा का, हुआ है ये, स्टेट का जाके देना पड़ेगा, स्टेट का जाके देना पड़ेगा उनको। ये स्टेट का है सेंटर का? नहीं तो स्टेट का सेंटर का उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, वो उसको लोग सब बोलते हैं पता ना, होगा, उसको कुछ और चाहिए होगा, इसके लिए घुमा रहा है। नहीं सर, मेरे केस में एक हुआ था। क्या? वो बोला ठीक है, आप सेंटर का ऐसे 18 और 24 ऐसा कुछ हुआ था इंटरेस्ट का, हाईएस्ट इंटरेस्ट वो डाल रहा था। मैं अरे तो बोला वो हर 18 एक में हुआ है। स्टेट का हर एक स्टेट का एक इन्होंने नोटिफिकेशन क्या निकाला है कि जो भी सेंटर नोटिफिकेशन हाँ करेगा वो हम मान लेंगे। मान लेंगे, लेकिन उसका भी आता है सर, उसी स्टेट का आता है, सेंटर का आया है, उसी स्टेट का आया है। रवि नारायण जी, जो एक्ट होता है ना, संशोधन होता है वही फॉलो अप होता है, चाहे वो स्टेट का हो हाँ चाहे वो सेंटर यस, का हो। नहीं नहीं नहीं, वो फॉलोअप होता वो है वो लेकिन बेवकूफ उनको आदमी था एक, जो बोल रहा था। हाँ नहीं नहीं, जो बोल रहा था वो उसी को तो बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ ही है वो, मालूम है बेवकूफ ही है, लेकिन उसको स्टेट के निकालने के देना पड़ा मुझे। भाई स्टेट का ये है, आपका सेंटर का ये नोटिफिकेशन है, स्टेट का ये, दोनों सेम है, लीजिए आप। उनका कहना था अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है।
अरे हो गया हो हो गया। गया सुनो है, ना, सुनो, अभी हो हम गया लोग है है। ना, लेट हो रहा हूँ मैं। आज ओके कुछ ओके गेस्ट आने वाले हैं किसी और दिन। कल कल मिलता हूँ। सर एक क्वेरी था बता। कल 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 कल। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके सर, थैंक यू।